नमस्कार। संसद टीवी के इस बेहद ख़ास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। देश की आज़ादी के बाद एक सवाल खड़ा हुआ कि यहाँ की शासन प्रणाली कैसी हो। उस दौर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि स्वतंत्रता का अर्थ होता है स्व यानी खुद का तंत्र, एक ऐसा तंत्र जिसमें पश्चिम की नकल ना हो बल्कि भारतीय समस्या का समाधान भारतीयता के मुताबिक हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय आर्थिक और राजनीतिक चिंतन के वैचारिक पुरोधा थे। इनके दर्शन की जड़ें शुरुआत में जनसंघ में, उसके बाद आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलती हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के दर्शन को आधार बनाकर जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति में एक अलग मुकाम हासिल किया। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों का मत था कि भारत ग्राम स्वराज, प्राचीन दर्शन और नवाचार के रास्ते पर चले। लेकिन उस समय देश में दो राजनीतिक विचारधारा, पूंजीवाद और साम्यवाद प्रचलित थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इनके विकल्प के तौर पर एकात्म मानव दर्शन का विचार सामने रखा था। पूंजीवाद कहते हैं जिसमें व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। उसने शोषण दिया, विषमता दी, उसकी प्रतिक्रिया में से साम्यवाद आया। साम्यवाद में से व्यक्ति के काम करने की प्रेरणा और पहल दोनों समाप्त हो गई। इसलिए सोवियत एम्पायर ढह गया और इसलिए उन्होंने कहा एक नए ढंग से भारतीय मूल दृष्टि को ध्यान में रख करके विचार करना पड़ेगा। इसी में से एकात्म मानववाद आया। अब जब कई सालों बाद पूंजीवाद और साम्यवाद का विचार बिखर चुका है, तब एकात्म मानववाद बेहद प्रासंगिक लगता है। व्यक्ति को मानने वाले व्यक्तिवादी हो गए और समाज को मानने वाले समाजवादी हो गए। कोई समाजवादी व्यक्तिवादी नहीं हो सकता और कोई व्यक्तिवादी समाजवादी नहीं हो सकता। दीनदयाल जी ने कहा, मानव की अस्मिता को इस तरह से आपस में लड़वा कर आप मानव को सुखी नहीं कर सकते। इसलिए मानव को जानिए। हमारे देश में मौजूदा सरकार ने भी दीनदयाल उपाध्याय दर्शन को अपना ध्येय बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने तक उनके शासन शैली में एकात्म मानववाद की छाप साफ दिखाई देती है। भारत जिस वक्त 52वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, उस सुबह गुजरात के कच्छ और भुज में धरती की कपकपी वैसे तो सिर्फ 2 मिनट की ही थी, लेकिन इसी 2 मिनट में सब कुछ खत्म। लेकिन कुछ समय बाद राज्य की कमान संभाली नरेंद्र मोदी ने। उस वक्त भूकंप प्रभावित इलाके के लोग जीने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। नरेंद्र मोदी की प्रेरणा बने पंडित दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन, जिसमें पंक्ति में अंतिम व्यक्ति पर विकास की बयार पहुंचे। नरेंद्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता कच्छ का पुनर्निर्माण और बचाव कार्यों को सुव्यवस्थित करना था। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2002 में गुजरात विधानसभा में गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन के लिए गुजरात एक कानूनी और नियामक ढांचा बनाने वाला पहला राज्य बन गया। यूपीए सरकार ने भी गुजरात के इसी मॉडल को आजमाया और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पारित किया। गुजरात में जो ये अधिनियम आया, उसने एक व्यवस्था दी और एक अच्छी व्यवस्था दी जिसका सब ओर से गुजरात की जनता ने प्रशंसा की। तो स्वाभाविक रीति से जिनको लगा कि राजनीतिक दुराग्रह छोड़ करके अपने अपने राज्य में उसको लागू कर, वैसे लागू किया। होना ही चाहिए। इसी का नाम प्रजातंत्र है वास्तव में। इसके बाद देखते ही देखते कच्छ उठ खड़ा हुआ, कच्छ बढ़ चला। शायद 20 साल पहले कच्छ के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी जल्दी यह क्षेत्र विश्व मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान बना लेगा। अपने मुख्य मंत्रित्व काल में नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए नई प्रणालियों की शुरुआत की, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हुई।
इमारत बुलंद बनानी हो तो पहले उसकी नींव मजबूत करो। ये वो प्राचीन विचारधारा है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी दर्शन था। 2001 में जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की कमान संभाली तो वाइब्रेंट गुजरात समिट के माध्यम से उन्होंने देश में एक नज़ीर पेश की। 2003 में वाइब्रेंट गुजरात के जरिए उत्पादों और सेवाओं के प्रदर्शन के लिए एक मंच मुहैया कराने के लिए अहमदाबाद और सूरत में प्रदर्शनियां लगाई गईं। निवेशकों, सरकारी अधिकारियों और परियोजना प्रमोटरों के बीच आमने सामने चर्चा हुई। 2003 में वाइब्रेंट गुजरात समिट का मकसद राज्य में निवेश के लिए रास्ता तैयार करना था। 2009 में की गई वाइब्रेंट गुजरात समिट तक राज्य भारत में निवेश का बेहतरीन स्थान बन चुका था। 2011 में राज्य भारत के विकास में ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाने लगा और इसके बाद गुजरात एक ग्लोबल बिजनेस हब के तौर पर उभर चुका है। गुजरात में कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं थी। ये स्टेबल स्टेट नहीं है, इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगा। ये विश्वास दिलाने के लिए और गुजरात के सीएम के रूप में उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया, वाइब्रेंट गुजरात, और लोगों को आमंत्रित किया, देश के भी और विदेश के भी लोगों को आकर के हमारे यहाँ निवेश करिए, निवेश के अपॉर्चुनिटीज़ बढ़िए। और उन्होंने बड़ी मात्रा में निवेशकों को आमंत्रित किया और उसमें खासियत ये थी उस वाइब्रेंट गुजरात की, जिन्होंने भी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया वो अगर अप्लाई करके सो गए तो सरकार उनको फॉलो करती थी। क्या आपने अप्लाई किया था, आपको कोई कठिनाई आ रही है क्या, आप क्यों नहीं इस पर से आगे बढ़ते। उनको लगा ये पहली बार कोई राज्य सरकार ऐसी है हमको इन्वेस्टमेंट के लिए केवल मौका नहीं दे रही, उसके लिए अवसर भी दे रही है और फॉलोअप कर रही है। इन नई पहलों और दूरदर्शी नीतियों का ही नतीजा था कि 2002 से 2004 और 2011 से 12 के बीच गुजरात का ग्रोथ रेट 10% से भी ऊपर रहा। यहां तक कि 2005-06 में ये 15% के करीब पहुंच गया था। ऐसा नहीं है कि गुजरात में निवेश के जरिए ही नरेंद्र मोदी ने राज्य को मॉडल स्टेट के तौर पर स्थापित किया, बल्कि उन्होंने उस दर्शन को हमेशा तवज्जो दिया जिसमें किसान, गरीब और बेसहारा लोगों तक सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ उनको मिल सके और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय का जो सपना था वो पूरा हो सके। इस सिलसिले में सरकार की पंचामृत योजना मील का पत्थर साबित हुई। जल शक्ति, ऊर्जा शक्ति, ज्ञान शक्ति और रक्षा शक्ति को मजबूत करने के लिए उन्होंने पंचामृत योजना की शुरुआत की। इस पंच आयामी योजना से गुजरात की शक्ति बढ़ी है। इसी का नतीजा रहा कि गुजरात के विकास को पंख लगे। गुजरात में जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ कई ऐसी योजनाएं बनाई गईं जो जन भागीदारी की मिसाल बन गई। नरेंद्र मोदी ने कमान संभालने के पहले साल में ही 20,000 चेक डैम का निर्माण जन सहयोग के बूते किया। नर्मदा से सीधे पाइपलाइन के जरिए घर घर में पानी पहुंचाया गया। कुछ ही सालों में गुजरात में लाखों चेक डैम बना दिए गए। इसके अलावा विश्वकर्मा योजना के तहत 1 करोड़ 20 लाख युवकों को रोजगार के लिए औजार और मशीनें दी गईं। प्राकृतिक आपदा राहत कार्य योजना से भी लाखों लोगों को रोजगार दिलाया। गुजरात में कानून व्यवस्था को बेहतर किया गया। सहकारी बैंक के क्षेत्र में आर्थिक अपराध और जालसाजी की रोकथाम के लिए कानून बनाए गए। आतंकवाद से निपटने के लिए चेतन कमांडो का गठन किया गया। महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए हर जिले में महिला पुलिस थानों की स्थापना की गई। ज्ञान रथ योजना, कर्म योगी योजना जैसी कई योजनाएं बनाई गईं, जिससे गुजरात में शिक्षा के स्तर में सुधार आया। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए सघन प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। सीमा क्षेत्र में कच्छ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। शक्ति से रोशन हुए गुजरात में बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए कई ऐसी योजनाएं बनाई गई जिसने गुजरात की तस्वीर ही बदल दी। आज ये गुजरात की शक्ति है। बिजली उत्पादन और उसके वितरण प्रणाली में सुधार किए गए। औद्योगिक इकाइयों को बिजली मिलने में सहूलियतें दी गई। बिजली चोरी के खिलाफ अभियान शुरू किया गया। ज्योति ग्राम योजना के तहत गांव में 24 घंटे बिजली दी गई। जल है तो कल है। इसी सोच के साथ गुजरात सरकार ने समितियों का गठन, चेक डैम का निर्माण और स्कल्पचर जैसी योजनाओं ने हरित गुजरात की कल्पना को साकार किया। जल समितियों के जरिए नर्मदा के जल का वितरण किया जाता है।
6 लाख से ज्यादा तालाबों, झीलों, कुओं और जलाशयों को पुनर्जीवित किया गया। नर्मदा नदी का पानी सूखी साबरमती में बह रहा है। सरकार की सिंचाई परियोजनाओं ने किसानों को एक नई दिशा दी। पंचामृत से राज्य के हर उस व्यक्ति को लाभ हुआ जो कि विकास की रफ्तार में कहीं पीछे छूट गया था। एक बेहतरीन कल जिसमें बुनियादी सुविधाओं से कहीं आगे एक मॉडल स्टेट का सपना था, जहां चमचमाते शहर के साथ आत्मनिर्भर गांव हो, वो नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी के समकक्ष भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, उनका संपूर्ण शिक्षण और प्रशिक्षण दीनदयाल जी के हाथों ही हुआ है। तो दीनदयाल जी के विचार को भी वो समझते हैं और दीनदयाल जी के व्यवहार को भी समझते हैं। इसलिए जिन जिन को मौका मिला उन्होंने धरती पर इस एकात्म मानववाद को लागू करने का प्रयत्न किया। उसमें से नरेंद्र भाई मोदी है। गुजरात मॉडल ने देश भर का ध्यान नरेंद्र मोदी की तरफ खींचा और बीजेपी ने 2014 में उनकी अगुवाई में लोकसभा चुनाव लड़ा। 2001 से 2014 तक गुजरात को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने वाले नरेंद्र मोदी को यूपीए शासन के बाद देश की बागडोर सौंपी गई। ये वो दौर था जब सरकारी योजनाओं की भरमार तो बहुत थी, लेकिन समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ कम ही मिल पाता था। लेकिन 2014 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ने को ठानी और निरंतर वो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। सरकार संभालने के बाद प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर पूरे देश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया। 2014 में स्वच्छता कवरेज 38% थी, जो आज बढ़कर 99% हो गई है। दुनिया भर में इस पहल की सराहना की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि इस अभियान से 3 लाख लोगों की जान बच सकती है। आज हम देखते हैं कि बहुत ऐसी एकदम प्राथमिक बातें जिनके लिए कोई बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चाहे स्वच्छता अभियान है, चाहे शौचालय है, हिंदुस्तान की इकॉनमी में हर व्यक्ति की सहभागिता होनी चाहिए। अब हर व्यक्ति की सहभागिता मिनिमम क्या है? मिनिमम है कि इकॉनमी को रिप्रेजेंट करने वाली इंस्टीट्यूशन बैंक है, तो बैंक में उसका खाता होना चाहिए। तो उन्होंने जनधन योजना बनाई। देश का हर व्यक्ति तभी खुद को मुख्यधारा का हिस्सा मानता है जब वो अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हो। 2014 तक देश की आबादी का बड़ा हिस्सा बैंकिंग व्यवस्था से दूर था। इन लोगों को वित्तीय धारा में लाने के लिए प्रधानमंत्री ने जन धन योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य प्रत्येक भारतीय का बैंक खाता खोलना था। अब तक 35 करोड़ से अधिक जन धन खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंक खातों से आगे बढ़कर सबसे कमजोर वर्गों को बीमा और पेंशन कवर देकर जन सुरक्षा पर जोर दिया। मुद्रा लोन की व्यवस्था हुई। आम नौजवान को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ऋण उपलब्ध करवाए और हिंदुस्तान का आम ग्रामीण, उसकी पहुंच उन सब केंद्रों तक सहजता से हो सके जहां पर सत्ता, संपत्ति और सम्मान के केंद्र हैं। इन सब कामों को नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात से शुरू किया और आज हम वो सारे देश में कर रहे हैं। इसके अलावा अपना घर हर व्यक्ति का सपना होता है, लेकिन न जाने कितने लोग सारी जिंदगी एक मकान के लिए जद्दोजहद में जुटे रहते हैं। कोई भी भारतीय बेघर नहीं होना चाहिए। इसी विजन को साकार करने के लिए 2014 से 2019 के बीच 1 करोड़ 25 लाख से अधिक घर बनाए गए। सरकार 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल के मिशन को कामयाब करने में जुटी है।
कृषि प्रधान देश की तस्वीर अगर बेहतर करनी है तो गांवों को तवज्जो देना होगा। गांव भारत की आत्मा हैं, तो विकास की रेस में लगातार पिछड़ते क्यों गए? प्रधानमंत्री ने एक ओर जहां किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड, बेहतर बाजारों के लिए इनाम और सिंचाई की बेहतर व्यवस्था के साथ ही किसान सम्मान निधि जैसे किसान कल्याण की दिशा में कई पहल शुरू किए। इसके अलावा गांव के गरीब की रसोई में महिलाओं को भी उज्ज्वला योजना के जरिए सिलेंडर की व्यवस्था की गई। वहीं आयुष्मान कार्ड के साथ गांव के लोग भी महंगे अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। गांव को शहरों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए गांव में सड़क निर्माण की गति तेज कर दी गई। सड़क है तो गति है तो प्रगति है। सरकार हाईवे, रेलवे और वाटरवे के रूप में अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए काम कर रही है। वहीं उड़ान योजना ने उड्डयन क्षेत्र को लोगों के लिए अधिक अनुकूल बनाया और कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया है। देश में निवेश समेत और अहम पहल के बारे में बता रहे हैं रविंद्र सिंह शेवरान। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद साल 2014 में ही 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुआयामी महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया नाम की योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य था भारत को मैन्युफैक्चरिंग का पूरे विश्व के लिए हब बनाना। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी कई सारी योजनाएं लेके आई गई और विदेशों से आने वाले निवेश को किस तरीके से सुलभ तरीके से भारत में इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए भी योजना बनाई गई। साथ ही कर प्रणाली को सुलभ और साधारण करने के लिहाज से सरकार जीएसटी के तौर पर एक नया कानून लेकर आई। भारत को अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण पावर हाउस में बदलने के लिए मेक इन इंडिया पहल शुरू की गई। इस प्रयास से परिवर्तनकारी परिणाम सामने आए हैं। उदाहरण के लिए 2014 में मोबाइल विनिर्माण इकाइयों की संख्या 2 थी, जो 2019 में बढ़कर 122 हो गई। दीनदयाल जी ने जब अर्थचिंतन दिया था तो उन्होंने स्वदेशी, स्वावलंबन, विकेंद्रित अर्थतंत्र, इसी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था का कल्याण हो सकता है। उससे पहले बड़े बड़े उद्योगों पर ज़्यादा ध्यान था, स्वावलंबन पर कम था और विकेंद्रीकरण पर कम था। तो दीनदयाल जी ने 3 शब्दों का प्रयोग किया, स्वदेशी, स्वावलंबन, विकेंद्रित। ये तीनों अन्य आश्रित है, कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है परस्पर। एक आएगा तो दूसरा आएगा और एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। इसी को पकड़ करके वर्तमान सरकार ने इस काम को आगे बढ़ाया है। अच्छा है। भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अहम प्रगति की है। 2014 में भारत की रैंकिंग 142 थी, 2019 में ये रैंकिंग 77 पर आ गई है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व भर में एक अच्छा वातावरण बनाकर जो दुनिया में उपलब्ध पूंजी है वह पूंजी भारत में लगे, इसका अच्छा प्रयत्न किया। तो एक तरफ यह हुआ कि वह पूंजी भारत में लगे, दूसरी तरफ यह हुआ कि चीज़ें मेक इन इंडिया हो, और तीसरी तरफ यह हुआ लोकल के लिए वोकल। तो यह पूरी चेन है एक, और उसमें से जो अर्थव्यवस्था निकलती है वह अर्थव्यवस्था न तो व्यक्तिवादी है, न समाजवादी है, वह राष्ट्रवादी है या एकात्मवादी। मेक इन इंडिया योजना में घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों को एक अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने की कोशिश है, जिसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच ये थी कि भारत की 125 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश को एक मजबूत निर्माण केंद्र के रूप में परिवर्तित करके रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं। इसके अलावा नए IITs और IIMs हों या देश के लिए नई शिक्षा नीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए समग्र विकास का रास्ता तैयार किया है। मोदी सरकार की ठोस विदेश नीति के चलते विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की भूमिका और क्षमता का एहसास पूरे विश्व ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल यानी साल 2014 में शुरुआत में सबसे पहले शपथ ग्रहण समारोह में
सार्क देशों के लोगों को बुलाया, जो संदेश था अपने पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध करने का। उसके अलावा दूसरे कार्यकाल में बिम्स्टेक देशों के प्रतिनिधियों को शामिल किया। प्रधानमंत्री की विदेश नीति के चलते आज प्रधानमंत्री मोदी पूरे विश्व में एक बड़े विश्व नेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी भारत के मुखिया के तौर पर 17 साल की लंबी अवधि के बाद नेपाल, 28 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया, 31 साल के बाद फिजी और 34 साल के बाद सेशल्स और यूएई के द्विपक्षीय दौरे पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। पदभार संभालने के बाद से श्री मोदी ने यूएन, ब्रिक्स, सार्क और G20 समिट में भाग लिया, जहां विभिन्न वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर भारत के विचारों को व्यापक रूप से सराहा गया। प्रधानमंत्री को सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के साथ ही रूस, यूएई, मालदीव समेत कई देशों में सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सियोल पुरस्कार समिति ने भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास में उनके योगदान को मान्यता देते हुए और अमीर और गरीब के बीच सामाजिक और आर्थिक विषमता को कम करने के प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। उनके कार्यकाल में भारत के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही विश्व को भारत के पुरातन अनमोल विरासत से रूबरू कराया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के नरेंद्र मोदी के आग्रह को संयुक्त राष्ट्र में अच्छी प्रतिक्रिया मिली। पहले दुनिया भर में कुल 177 राष्ट्रों ने एक साथ मिलकर 21 जून को संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया। वैश्विक मंच पर भारत की दमदार मौजूदगी के अलावा देश में हाशिए पर रह रहे लोगों के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना जैसी योजनाओं पर प्रभावी अमल दिखता है। नरेंद्र मोदी सरकार की कार्यशैली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन साफ दिखाई देता है। गुजरात में भूकंप की आपदा के बाद उसके पुनर्निर्माण से शुरू हुए प्रधानमंत्री मोदी के सफर ने देश को विश्व मानचित्र पर एक मजबूत पहचान दी है। ऐसा पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना भी था। प्रधानमंत्री खुद चाहते हैं कि देशवासी गर्व महसूस करें और इस दिशा में प्रधानमंत्री लगातार कोशिशें भी कर रहे हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहिए संसद टीवी।